हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मिशन 2023 की तैयारी में जुटे सियासी दलों ने विंध्य अंचल को साधना शुरू कर दिया। विंध्य में 30 सीटें हैं विधानसभा की और यहां से सरकार बनाने का रास्ता साफ होता है। भले ही इस इलाके में आपका वर्चस्व पूरी तरह से रहे ना रहे, लेकिन अगर इस इलाके को नहीं साधा तो गणित बिगड़ सकता है, इतना तय। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक अभियान के जरिए यहां फोकस किया और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ भी रीवा में जन आक्रोश रैली कर चुके हैं। विंध्य की सियासी जंग का आगाज दोनों तरफ से दिखता है। विंध्य की 30 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी जीत के दावे करते हैं। दोनों के दावे में दम कितना है, दोनों पक्षों को इस पर सुनेंगे। पहले एक रिपोर्ट देख लें। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे 2023 की चुनावी परीक्षा पास आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों ने सूबे के अलग अलग इलाकों और वर्गों को साधना शुरू कर दिया है और इसका शंखनाद हुआ विंध्य अंचल से, जहां की 30 विधानसभा सीटें अपने अलग मिजाज से सूबे की सत्ता बनाती और बिगाड़ती आई हैं। बीजेपी ने हाल ही में हर बूथ पर 51% वोट के लक्ष्य के साथ बूथ विस्तारक अभियान के जरिए विंध्य पर खास फोकस किया था। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इलाके के दौरे पर नजर आए थे। अब कांग्रेस की तरफ से खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मोर्चा संभाला है। शनिवार को रीवा में विशाल जन आक्रोश सभा को संबोधित कर कमलनाथ ने विंध्य में सियासी जंग का आगाज कर दिया। 2013-14 में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को 50% फायदा होगा, महंगाई की कोई सीमा नहीं। ये आज तस्वीर हमारे सामने है। अरे शिवराज जी, आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप मुझसे ऐसा मान रहे हैं? आप इन नौजवानों को, इन किसानों को हिसाब दे दीजिए खड़े होके। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में विंध्य की कमजोर परफॉर्मेंस की वजह से कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाने से चूक गई थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में 12 सीटों के मुकाबले 2018 में कांग्रेस पार्टी को विंध्य की 30 में से केवल 6 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 24 सीटों पर कब्जा किया था। चुनाव नतीजों के बाद कमलनाथ ने विंध्य के परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा असंतोष जताया था। इसीलिए बीजेपी को पटखनी देने कमलनाथ ने विंध्य से ही चुनावी शंखनाद किया है। मिशन 2023 के लिए विंध्य से शुरू हुए कांग्रेस के नए अभियान पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुखर हैं। अब देखिए, कमलनाथ जी तो रोज नए अभियान की शुरुआत करते हैं। जिस दिन शुरुआत करते हैं उसी दिन उसका समापन हो जाता है। नेता है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, संगठन है नहीं। केवल 10 जनपद में ये एस्टेब्लिश हो जाए कि मैं भी एक्टिव हूँ, इसलिए ये ढकोसला है, इसका कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल चुनाव के फोकस में है कमलनाथ जी, और ये मान के चलिए 2 में फिर सरकार बन रही है। ये अब हम 114 पे नहीं रुकने वाले हैं, 174 पे जाने वाले हैं। तो 174 के लिए ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है। विंध्य में भले ही कांग्रेस का जनाधार तेजी से घटा हो, लेकिन बीते उपचुनाव में रैगांव सीट पर जीत से कांग्रेस का मनोबल ऊंचा है। रैगांव से मिली संजीवनी से कांग्रेस विंध्य में अपना परफॉर्मेंस सुधारने की उम्मीद कर रही है। इधर रैगांव उपचुनाव में हार के बाद विंध्य में अपने 6 मंडलम अध्यक्ष बदलने जैसे संगठनात्मक फैसले ले चुके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी 2023 में विंध्य में पार्टी के पिछले परफॉर्मेंस को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन विधायक नारायण त्रिपाठी के अलग विंध्य प्रदेश अभियान के चलते उनकी मुश्किलें कम नहीं है। कुल मिलाकर तय है कि विंध्य की 30 सीटों पर जो बढ़त ले लेगा, सरकार बनाने के चांसेस उसके ही ज्यादा रहेंगे। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। तो मिशन विंध्य ने इतना स्पष्ट कर दिया कि इन 30 सीटों के ऊपर वर्चस्व कायम करने के लिए, इन 3 सीटों के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखने के लिए बीजेपी भी काम कर रही है और वहां अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए अब कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी। दोनों तरफ के दावे भी सुन लिए और दोनों तरफ के जो पलटवार हैं वो भी आपने सुन लिए। अब इस वक्त हम दोनों पक्षों के नेताओं को सुनेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे अजीत भदौरिया साहब। दोनों ही स्पष्ट वक्ता नेता हैं और साफ साफ अपनी बात रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आज हम चर्चा की शुरुआत भदौरिया साहब से करते हैं। भदौरिया साहब, जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के रिजल्ट को देखा होगा
ये वही इलाका था विंध्य का जहां पर सीटों की संख्या काफ़ी कम आई थी। उम्मीद और दावे से काफ़ी पीछे संख्या के मामले में कांग्रेस रह गई थी। क्या इसी वजह से वहां से फोकस कर रहे हैं? बीजेपी कहती है आपका अभियान जिस दिन शुरू था उसी दिन खत्म भी हो जाता। दोनों बातों का उत्तर दे दें। देखिए आदरणीय पुनीत जी, जहां तक बात कांग्रेस के अभियान की है तो आदरणीय कमलनाथ जी क्रमशः मध्य प्रदेश के सारे जिलों में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार पहले भी जाते रहे हैं, सागर भी गए थे अभी 2 दिन पहले, अभी फिर रीवा के मनगमा गए, 2 दिन बाद भिंड आएंगे। तो ये लगातार कार्यक्रम आदरणीय कमलनाथ जी के चल रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप होता है, ऊर्जा का संचार होता है। मंडलम सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्षों की पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं, उसमें गाइडलाइन देते हैं आगे चल के क्या करना। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। निश्चित रूप से 2018 में बहुत सेटबैक हुआ, क्योंकि जिस तरीके से विंध्य में तैयारी थी, एक एक कार्यकर्ता संकल्पित था कि इस बार 20-22 सीट से ऊपर ले जाना है हमें विंध्य में कांग्रेस पार्टी को, परंतु शासकीय षड्यंत्रों के चक्कर में, शासकीय षड्यंत्रों के कारण, जिसमें एनआरएलएम के पैसे का बहुत दुरुपयोग हुआ, बेलवाल के नेतृत्व में, जिसको आज भी शिवराज सिंह जी ने संविदा नियुक्ति देके एनआरएलएम का डायरेक्टर बना रखा है, उसके नेतृत्व में जिस तरीके से पैसे की बंदरबाट हुई पूरे विंध्य प्रदेश में 30 की 30 विधानसभा क्षेत्रों में, उससे निश्चित रूप से मतदाता में बह गया मतदाता, और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को वहां से सीटें ज्यादा मिली। और हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, और निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपनी कमी को स्वीकारोक्ति करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जैसे अभी आपने आज का अगर आदरणीय अजय सिंह राहुल जो कि विंध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, उनका स्टेटमेंट आपने सुना होगा, आज भाषण सुना होगा, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से संकल्प लेके कहा है कि आदरणीय कमलनाथ जी को 2023 में मुख्यमंत्री बनाने में विंध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका होगी। ये हम और एक एक विंध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता यहां से संकल्प लेता है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी इस चीज में एक मत है कि 2023 में जो मध्य प्रदेश के विकास की डोर भारतीय जनता पार्टी ने वोटों से चुनी हुई सरकार को तोड़ दी थी, उसको 2023 में पुनः स्थापित करके फिर से विकास की डोर पे मध्य प्रदेश। 2 और छोटे छोटे सवाल हैं जीत जी आप ही से। आपने उन फैक्टरों के बारे में ईमानदारी से बात स्वीकार की, इसलिए पूछता है। जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी जी आपकी सरकार के वक्त आपके साथ थे, लेकिन हमेशा एक कंफ्यूजन में या दो तरफा दिखे, अभी भी वो विंध्य प्रदेश को लेकर, सेपरेट विंध्य प्रदेश को लेकर आंदोलन चलाते हैं और सरकार के साथ भी खड़े नजर आते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का इस मामले में स्पष्ट रुख है, और अगर स्पष्ट रुख नहीं रहा तो क्या उस इलाके से आपको फिर से कोई सेटबैक तो नहीं लगेगा? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात ये, आपने अजय सिंह राहुल भैया का जिक्र किया, वो पिछले चुनाव के वक्त जब सारे नेता एकजुट थे तब भी वो पूरी तरीके से मन से साथ नहीं बताए जाते थे। आरोपों में कितना दम है आप जाने, तब भी उन्होंने संकल्प लिया था, लेकिन बाद में जाने क्या हो जाता। प्रत्याशी चयन के बाद की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, वहां जाकर स्थितियां, क्या कांग्रेस के भीतर भी आपको नहीं लगता कि कुछ बिखराव होता है, उसका लाभ भी दूसरे उठाते हैं, विरोधी उठाते हैं? देखिए आदरणीय पुनीत जी, जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का संदर्भ है कि आप देखिए जो राजनीतिक दल जितना पुराना होगा, बड़ा होगा, उसमें निश्चित रूप से उम्मीदवार ज्यादा होंगे विधानसभा क्षेत्र में। पार्टी मैंडेट एक ही प्रत्याशी को देगी। निश्चित रूप से 2-4 जो लोग और रेस में रहते हैं वो आहत होते हैं, परंतु वरिष्ठ नेतृत्व उन लोगों को मना के पार्टी के काम में लाने का प्रयास करते हैं। उसमें कुछ एक आध 2 लोग शायद रह जाते हैं, तो वो अपने मन का कार्य करने का प्रयत्न करते हैं, जो कि पार्टी को कहीं ना कहीं, किसी भी राजनीतिक दल को, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते। तो हमें इन चीजों से बचना है। और पिछली बार अगर आप देखेंगे 2018 में आदरणीय पुनीत जी, तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने 5-6 दिन प्रदेश कांग्रेस में रहकर जो लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में पर्चा दाखिल किया था, उन सब लोगों से व्यक्तिगत बात करके उनके घर जाके अधिकतर लोगों से पर्चा वापस करवाया कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में, जिसके परिणाम स्वरूप 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी।
तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक दल को ये करना है ठीक है कि हमें जितना ज्यादा से ज्यादा सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संकल्पित करके हम अगर चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भी हैं। दुर्गेश जी, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार वहाँ 30 में से 24 सीटें अपने नाम की, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस इलाके में, और शायद यही एक वजह थी कि कांग्रेस को पूरी तरीके से वो नंबर्स नहीं मिल पाए, उनको कुछ सहयोग लेना पड़ा था 18 में सरकार बनाते समय। लेकिन अब की बार जैसी कांग्रेस की तैयारी, जैसा कांग्रेस का एग्रेशन है, उनका तो दावा है कि वो अब की बार 176 की 174 की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? आपने भी वहां पर एक कैंपेन किया है। दूसरा, नारायण त्रिपाठी और जो अलग अंचल की मांग वहां उठती रही है, क्या वो एक बाधा बन सकती है पार्टी के लिए? देखिए पुनीत जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है। यही कारण है कि जब हम 2013 में वहां से चुनाव लड़े थे विंध्य से, तो 30 में से हमारे पास 17 सीटें थी। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जन आकांक्षाओं का शिरोधार्य करती है, जन आकांक्षाओं के आधार पे उस अपनी योजनाएं बनाती है और उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। यही कारण रहा कि जन आकांक्षाओं की जब हमने कद्र की तो जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। विंध्य क्षेत्र की 30 में से 24 सीटें हमें आई। उसका एक कारण ये भी है इस बात के जो तक है कि वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे मेगा पावर की बात करें, टाइगर सफारी, अनेक चीज़ें, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, हॉस्पिटल्स के मामले में हो, वो सब। और अब तो एक और नई चीज़ है कि सिंधिया जी वहाँ से एक रीवा से भोपाल के लिए फ़्लाइट्स और अन्य कनेक्टिविटी की भी हम काम कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस के एक चुनौती के रूप में देखना, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए जो पुनीजी समय सबसे बड़ी चुनौती है, आज जो हमारे यहाँ पे अजीत भदौरिया जी बता रहे हैं कि राहुल भैया से संकल्प दिलवाया है हमने, तो राहुल भैया से संकल्प दिलवा दिया आपने। उधर दिग्विजय सिंह जी एक धार्मिक स्थल पे जाके अपने समर्थकों से मुख्यमंत्री होने की बात कर रहे हैं कि हमारा तो हो गया जो फोटो सेशन होना था, अब अरुण यादव जी उसको देखेंगे। तो कितने लोग संकल्प कहाँ पे किस किस की चीज़ के लिए ले रहे हैं, ये जनता भी जान रही है और हमारे साथी भी जान रहे होंगे। रही बात से कांग्रेस के पास वहाँ पे जा तो रहे हैं ये सब चीज़ें, पर उनके पास उपलब्धि क्या है? आरोप और आलोचनाओं को लेकर वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह जी शायद रतलाम में थे तो वहाँ पे उन्होंने फटकार लगा दी कि आखिरी चुनाव है हम लोगों का, अगर अब कांग्रेस नहीं आई तो हम कहीं पे भी नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इनके जो छत्रप हैं, जो क्षेत्रों में बटे जो अब जैसे जैसे इन्होंने विंध्य की बात की तो राहुल भैया का नाम आता है, तो जब वही लोग हाशिए पे हैं, आप देखेंगे अरुण यादव जी इनके बड़े ओबीसी के बड़े चेहरे, पर वो जब चुनाव के समय जब बयान देते हैं कि फसल बोता मैं हूं काटता कोई और है, ऐसे ही कांतिलाल भूरिया जी, सुरेश पचौरी जी, जो धड़ों में बटे हुए लोग हैं, ये कांग्रेस की अपने अंदर से ये उस चुनौती से आपस में पहले लड़ लें। और कार्यकर्ता बचे कहाँ कांग्रेस के पास? आप इस समय देख रहे हैं कांग्रेस के हाल क्या है, हताशा और निराशा से वो लोग कांग्रेस के लोग हैं। और हम उसके विपरीत अपने संगठन का काम, संगठन की चालना माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, लेकिन ये बात भी तो सफल अभियान डॉक्टर दुर्गेश जी, और ये बात भी तो उतनी सच है कि जो नारायण त्रिपाठी जी पहले की सरकार के भी साथ खड़े थे, अभी भी, और अभी भी उनका रुख आप मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, सारा प्रदेश उनको देखता रहता है, जानता है। एक स्पष्ट मत क्या है बीजेपी का, कांग्रेस का, शायद ये वहां विंध्य प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी। महाकौशल विंध्य, वहां के नेताओं की, आप ही के पार्टी के भीतर उनकी भी बातचीत, उनके भी बोल सार्वजनिक तौर पर सामने आते हैं। विंध्य प्रदेश की नहीं, विंध्य क्षेत्र की, विंध्य क्षेत्र कर दिए, प्रदेश तो मध्य प्रदेश ही है अभी। विंध्य प्रदेश की मांग उठाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये कि वो जो मांग उठाते हैं उस पर भी वो बार बार पार्टी को मुश्किल में डालते हैं। ये पार्टी के भीतर के लोगों की बात है। देखिए पार्टी का संगठन आपस में बैठ के जब बातों को तय करता है, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जब विचार विमर्श करते हैं, तब उस बात को आगे बढ़ाई जाती है। आज मैं यहाँ पे बैठ के कोई भी बात कर लूं तो उस चीज का औचित्य नहीं रहता है। पुनीत जी, निश्चित रूप से अपने संगठन को साथ लेके, अपने संगठन से बात करके तब चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, कांग्रेस पार्टी
क्या सोचती है अजीत भदौरिया साहब, क्या कांग्रेस पार्टी का वो जो खंड खंड स्वरूप है, जिसके बारे में कल भी एक स्टेटमेंट आया था, आज भी यहाँ कहा जा रहा है कि एक नेता संकल्प ले रहे हैं और बाकी के दो नेता अलग जगहों पर संकल्प ले रहे हैं, कैसे में ऐसे 2023 की चुनौती और वो 176 वाला आंकड़ा आप छू पाएंगे? देखिए आदरणीय पुनीत जी, चाहे मनगमा की बात हो या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की बात हो, मध्य प्रदेश के दूसरे दोनों अलग अलग क्षेत्रों में गए दोनों बड़े नेता, आप देखिए दोनों बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, मजबूत करने की दिशा में। किसने नकारात्मक बात की? आप उसका दूसरा पहलू देखिए ना। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने तो कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कहा, वो उनके मोटिवेशन करने का तरीका है कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने का तरीका है। और जहां तक हमारे मित्र दुर्गेश जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के पास कार्यकर्ता कहां बचा, भाई मैं मानता हूं कि आप मिस कॉल के सहारे विश्व की सबसे बड़ी स्वयंभू पार्टी बन गए हो, अपने मुंह से आप लोग खुद ही विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन गए हो, परंतु उसका दुर्भाग्य देखिए कि अभी चार विधानसभा उपचुनाव होते हैं, वहां आपको प्रत्याशी दूसरे आयातित करने पड़ते हैं दूसरे दलों से, आपके पास अपने तो प्रत्याशी मिलते नहीं मेरे दोस्त लड़ाने को। अजित भैया, आप इतने आपके दल में कार्यकर्ताओं की कमी है कि कांग्रेस में समझने का प्रयास करो। जनता ही जनार्दन है। समाजवादी पार्टी से लेके आते हैं, आप कांग्रेस से लेके आते हैं, जो शिरोधार्य करती है उसको सबको मानना चाहिए। आज अगर आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो ये समझिए वहां की जनता का आप विरोध कर रहे हैं, जनमत का अपमान कर रहे हैं आप अजित भाई को लेकर। ये सब चीजें आप जैसे बड़े नेता को शोभा नहीं देती है। मेरी बात हो जा रही थी। जी। जनमत का अपमान तो दोस्त आपने किया, आपके राजनीतिक दल ने किया। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठो, परंतु आप नोटों के सहारे से सरकार देखिए फिर गलत बयानबाजी कर रहे हैं अजीत जी। जनता का वोट परसेंट तो हमारे पास उस समय भी ज्यादा था। जनता बस एक जो गिनती थी मुंडियों की, उसमें हम कहीं कम थे 2-4 में, पर बाकी जनता ने पूरा हमें आशीर्वाद दिया और जनता आज भी हमें आशीर्वाद दे रही है। आपके पास 15 महीने की उपलब्धियां होती तो आप जनता के अपने कार्यकर्ताओं को, जहां पे भी दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे थे, वो कार्य बताते उनको। चलिए ठीक है, पर कहीं नहीं बता पाए। आप दोनों पक्ष जिस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए हम वापस से विंध्य पर ही लौटेंगे, फोकस विंध्य पर दोनों पार्टियों का है। दोनों पार्टियां अपने उस इलाके को मजबूत करने या ना छोड़ने की स्थिति में है, लेकिन दोनों के सामने चैलेंजेस कम नहीं हैं। एक सीधे सवाल के साथ दोनों पक्षों के साथ लौटूंगा। तो मिशन विंध्य की बात करें, दोनों दलों की तैयारी उस इलाके में और वहीं से शुरुआत और वहीं से अपने अभियानों को तेज धार देना हमने देखा है। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं, अजीत भदौरिया साहब कांग्रेस की ओर से। डॉक्टर दुर्गेश, अब सीधे सवाल पूछते हैं, जो उस इलाके की पॉलिटिक्स रही है, वहां के बड़े चेहरे रहे हैं वो और महाकौशल के लोग ये बार बार कहते रहे कि पार्टी वहां न्याय नहीं कर पा रही, क्या ये पार्टी के लिए चैलेंज बड़ा है, या कांग्रेस अगर वहां गेन करने की तरफ 2-4 सीट भी आगे बढ़ती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है? देखिए पुनीत जी, अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने संगठन की ताकत के साथ जनता के बीच में रहता है। 24/7 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। यह इस बात का भी द्योतक है पुनीत जी कि जब कोरोना काल 1 हुआ था, 2 हुआ था और अभी भी जो कोरोना हुआ, आपने उस समय देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को आह्वान किया कि इस तकलीफ में, इस दुख में, इस घड़ी में, हमें जनता के कष्ट की घड़ी में हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता वहां पे ढांढस बंधाने के लिए अपने क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा रहा। और एक कदम आगे बढ़ते हुए जो हमारे नेता हैं, पीपी किट पहन के भी आपने देखा होगा कि आईसीयू में जाके ढांढस बनाने का काम, उनके हिम्मत देने का काम अगर किसी ने किया तो वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने किया। यही कारण है कि हम हमेशा से ही जनता के साथ रहते हैं और हम सदैव से, आप देखोगे पुनीत जी, कि हम जन कल्याण की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा इस चीज को अपने बात में भी दोहराते हैं कि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता मेरी भगवान है और ये मध्य प्रदेश मंदिर है और जनता जो है भगवान है। अगर उसका कोई पुजारी है तो वो शिवराज सिंह पर फोकस करें। वो हमेशा से इस बात के लिए चिंतित रहते हैं। केसवानी साहब थोड़ा सा मैं पूरे प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ। जी
और विंध्य पे भी आप देखेंगे जो अनेकों अनेक योजनाएं हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच में आप देखेंगे कि सोलार प्लांट अगर एशिया का सबसे बड़ा कहीं है तो वहां पे 1590 एकड़ भूमि पे हमने उसको विकसित किया है। सफारी को देख लीजिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हर चीज की सुविधा वहां पे। फिर हवाई मार्ग हो उसको भी हम दुरुस्त करने का काम, और इवन अभी रेल को भी वहां पे सुगम करने का काम, नई उसकी बातें सब चल रही हैं। हाँ जी, हम पूरे प्रदेश देना चाहें तो आप उत्तर ठीक है, आप आज अपना जो और प्रदेश को लेके भी हम विकास को बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, इसलिए हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, उनकी जन आकांक्षाओं पे खड़े उतरने के लिए हम प्लांट लगा है वो उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, वो एक प्राइवेट व्यक्ति का योगदान है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखेंगे कौन सा विंध्य प्रदेश में शिक्षा का इंस्टीट्यूट स्थापित कर दिया 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कौन सा एक अस्पताल बना दिया पूरे विंध्य प्रदेश में। देखिए पुनीत आज जी, ये नाम बता दें उसका। अजीत भाई आप गलत बयानबाजी मत करो। ग्वालियर का निवासी हूँ, आप गलत बयानबाजी मत करो। रीवा सतना से ग्वालियर का अरे आप गलत बयानबाजी मत करो। जो वहां पे न्यूरो सर्जरी का इलाज कराने लोग आज भी ग्वालियर आ रहे हैं रीवा सतना से, ये स्थिति है। आप दोस्त एक स्कूल का नाम बताइए कि यहाँ पे एक शैक्षणिक संस्थान बना दिया, चलो बताओ। एक चिकित्सीय संस्थान का नाम बताइए कि इस जगह बना दिया, बता दो आप मुझे पूरे विंध्य प्रदेश में। देखिए पत्रकारिता विश्वविद्यालय का माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की उसको भी बात रीवा में खुला है जिसमें सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं। साथ ही साथ वहां पे रीवा के शिक्षा जैसे बढ़ावा मिल रहा है, करीब 10 वेटनरी महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। तो ये सब चीजें हर समुचित विकास के लिए जो काम करती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आप सिर्फ आलोचना कर सकते हो, आप चैनलों पे बैठ के आरोप लगा सकते हो अजीत जी, पर जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के साथ। एक सीधा सवाल है अजीत भदौरिया साहब आपसे, आप जब सरकार में थे, जो सरकार में थे, कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर बड़ी चुनौती क्या, अपने नेताओं को एक रखना है, क्योंकि सीट बढ़ाने का लक्ष्य तो आपने भी तय किया ना, संकल्प आपके नेताओं ने भी वहां पर लिया है। आपके सामने अगर इतना मजबूत और विराट संगठन खड़ा है, सत्ता पक्ष आपके सामने अगर खड़ा है, तो आप विपक्ष में रहते हुए क्या और किस तरह से, चूंकि काम का टाइम भी कम मिला, 15 महीने आप खुद ही कहते हैं कि हमें सिर्फ इतना वक्त मिला, उसमें से भी बहुत कम वक्त हम काम कर पाए, तो आप उस इलाके में कैसे अपनी सीटें बढ़ाएंगे? नेताओं के बीच के डिफरेंसेस हों या फिर अपने सरकार के कम वक्त की बात हो, कैसे आप वहां जीत हासिल कर पाएंगे? निश्चित रूप से 2018 के परिणामों से कांग्रेस पार्टी ने विंध्य क्षेत्र में पूरे विंध्य क्षेत्र से सबक प्राप्त किया है। एक एक कार्यकर्ता को उस चीज का एहसास हुआ, चाहे बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता हो, उन सबको एहसास हो गया। अच्छे लोग हार गए जिनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरीके से सरकार का दुरुपयोग किया, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हार हमारी हुई, उससे हमने सबक लिया ना 2018 से। हम कोई गलतफहमी में नहीं है, 2018 से सबक लेके हमने सीखा है। अब हम उससे आगे 2023 में जाएंगे सबक लेके, और उससे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज 20 से 22 सीटें हम कम से कम विंध्य में कांग्रेस पार्टी को जिता के देंगे। आज की स्थिति संकल्प ले रहे हैं, राहुल भैया अलग संकल्प ले रहे हैं, कांतिलाल भूरिया जी अलग संकल्प ले रहे हैं, सब अलग संकल्प ले रहे हैं। कैसे आप जाओगे जनता के बीच में? चलिए ठीक है, दोनों पक्षों के लिए चुनौतियां कम नहीं, कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट है, और दोनों पक्षों को अपनी रणनीति को अमल में लाने के लिए अभी कुछ वक्त है, लेकिन इस वक्त का इस्तेमाल कैसे नेता करते हैं। अभियान तो शुरू हो चुके हैं, आगे अंजाम तक जाते जाते अभियानों का क्या सिला देती है वहां की जनता, ये भी हम देखेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपनी बात अपना पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।